मगध विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़े होंगे, आपकी स्थिति बदल चुकी है। स्थिति ये थी कि कोई ओबीसी के लोग, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग मेस में खाना नहीं खाने जाते। अगर कोई ओबीसी जाता था या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जाता था तो उस समय जो कलम हुआ करते थे, स्याही वाली कलम होती थी, तो इस तरह से वो छिड़क देते थे, आपका कपड़ा खराब हो जाता था। आपको जाति सूचक नाम से या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आपको डिमोरलाइज किया जाता था, मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। ये मगध विश्वविद्यालय की बात है। महिलाओं के रक्षा के लिए आपका वोमेन कमेटी बना, तो वोमेन कमेटी बना, उसमें तो केवल महिलाएं हैं। जितने आयोग का गठन हुआ, पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, पिछड़ा के लोग हैं। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ तो स्वर्ण आयोग के लोग हैं। पिछड़ा का गठन हुआ तो पिछड़ा के लोग हैं। तो भाई जब इसमें वही लोग हैं, लेकिन ये जो कमेटी बनी है, इक्विटी कमेटी, तो इसमें तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो क्या दलित ही होंगे क्या? आज के युवाओं को मैं सलाह देता हूं, उनकी लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी अवश्य पढ़ें। जब ज्योतिराव फूले साहब स्कूल खोलना चाहते थे, तमाम मनवादियों ने इनका विरोध किया, लेकिन अंग्रेज को मैं कहना चाहूंगा कि उनकी नीति उतनी गंदी नहीं थी जितना मनवादियों की नीति गंदी है। अस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, आपको अस्त्र को खुला रखना है, और उसके लिए टीपू सुल्तान ने सैकड़ों बार हम लोग की हत्या करवा दी। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आज मेरे स्टूडियो में हैं शिक्षाविद प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार सिंह, जो कि मैथमेटिक्स के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में इनका रुचि है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से भी इनका संबंध रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये शिक्षाविद रहे हैं, तो वर्तमान में एक यूजीसी के द्वारा लाई गई गाइडलाइन के विरोध में कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसके विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। तो इसी बिंदु पे आज इनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की प्रयास करूंगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। क्या केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गया वह मसौदा कारण है या फिर कुछ और। मैं सभी पहलुओं पर एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर यूजीसी का जो नया गाइडलाइन जारी की गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और स्टे लगाने के बाद तमाम बहुजन छात्र, सोशल एक्टिविस्ट और जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं वो सड़कों पे आ गए, तो कैसे ये सब संभव हो पाया, क्या कारण? को समझने के लिए गुलाम भारत और आज़ाद भारत में जो सामाजिक संरचना है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज़ादी के बहुत पहले आपको सावित्री बाई फुले हुआ करती थी, ज्योतिराव फुले की पत्नी, और उन्होंने गंभीरता से सामाजिक समीकरण को समझने का काम किया था। आज के युवाओं को मैं सलाह देता हूं कि उनकी लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी अवश्य पढ़ें। और उनको लगता था ऐसा, ज्योतिराव फुले को, कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक इसके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और खासकर महिलाओं की शिक्षा पर उनका मुख्य फोकस रहा और सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाने के लिए दलित बस्तियों में भेजने का काम किया। और जब वे दलित बस्तियों में जाते थे, उनके साथ तमाम अभद्र व्यवहार किए जाते थे, गंदा उन पर फेंक दिया जाता था, तरह तरह की फतमियाँ कसी जाती थी, लेकिन वो अपने निश्चय से नहीं डिगी और उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। याद कीजिए, जब ज्योतिराव फुले साहब स्कूल खोलना चाहते थे, तमाम मनुवादियों ने इनका विरोध किया और देश उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था। लेकिन अंग्रेज को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी नीति उतनी गंदी नहीं थी जितना मनुवादियों की नीति गंदी है। उन्होंने जब सावित्रीबाई फुले को शिक्षा जगत में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार देना चाहा, तो इन पेशवा लोगों ने, जो पूर्णतः मनुवादी हैं, इन लोगों ने खुलकर उसका विरोध किया। तो ये विरोध उस समय से चलता आ रहा है कि ये सर्वहारा वर्ग शिक्षा न पाए, अगर ये शिक्षा पा लेगा तो निश्चित रूप से आज न कल अपने हक और अधिकार की बात करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। तो हम जो इतना दिनों से शोषण करते आ रहे हैं, इस शोषण करने में हम कामयाब नहीं होंगे। और
ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देख, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, जब आप सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं तो इनके साथ एक कहानी जुड़ा हुआ है फातिमा शेख का। फातिमा शेख भी साथ साथ रही। जी। और हम ये कहना चाहें कि मुस्लिमों ने हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम कभी हमारे साथ छुआछूत की बात नहीं रही। शिक्षा पर उन्होंने रोकने का काम नहीं किया, बल्कि कंधा से कंधा मिलाकर उसने समता और सारी शिक्षा और समग्र विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। उसके बाद आप अम्बेडकर साहब को लीजिए। ये भी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, स्कूल में अलग बोड़े पर बैठने की व्यवस्था की जाती थी। अम्बेडकर जी को मतलब साथ में आप नहीं बैठ सकते हैं, साथ में आप पानी नहीं पी सकते हैं। उनको अलग से पानी की व्यवस्था की गई थी। और लगातार भेदभाव होने के बावजूद अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत और मेरिट के बदौलत उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। वो अम्बेडकर जिन्होंने आगे चल के भारत का संविधान लिखा। भारत की संविधान लिखने के बाद समझिए, संविधान समिति का जब गठन हो रहा था जी, तो 3 बार यहाँ के मनुवादियों ने इनको हरा दिया। ये मुस्लिम लीग के लोग बंगाल ले गए और वहां से उनको जिता कर भेजा। ये बार बार मनुवादी शब्द का जिक्र कर रहे हैं। मनुवादी ही मुख्य रूप से हमारे लिए बाधक है, हमारे विकास के लिए बाधक है। जैसे हम स्वर्ण को उतना दोषी नहीं मानते हैं, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो या और लोग हों, ये उसी नीति पर चलते आ रहे हैं। मनुवादियों ने आपको बराबर का अधिकार नहीं दिया। मनुवादी आपका लगातार शोषण करते रहे और उस वक्त आपको मनुवादी ही भारत का संविधान था। जितना लोग मुस्लिम पर तोहमत मढ़ रहे हैं या मुस्लिम पर को आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रति नफरत आप पैदा करना चाह रहे हैं, तो याद कीजिए रामायण की रचना अकबर के टाइम में हुआ था। आपको औरंगजेब ने ठीक है तोड़ा बहुत सारे मंदिरों को, लेकिन जब वो गुजरात जा रहा था, आगरा से वो गुजरात जा रहा था, गुजरात में वो कौन सा मंदिर, सोमनाथ को लूटने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़े होंगे। उन सारे मंदिरों पर उसने कुछ नहीं किया। उसको इसलिए तोड़ा कि वहां से उसको धन लूटना था। वो कारण धन लूटने का था, वो कारण विद्वेष पैदा करना नहीं था। अगर विद्वेष पैदा करना रहता तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में या आपको गुवाहाटी का जो ये मंदिर है देवी का मंदिर, उसमें उन्होंने अच्छा खासा रकम उसके निर्माण के लिए दिया है। उस समय भी कोई वैसी भावना नहीं थी। अगर वैसी भावना रहती तो अकबर के सेनापति मान सिंह नहीं होते या महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम नहीं होते। वैसी कोई घटना नहीं थी। ये मनुवादी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि केरल जैसे राज्यों में या और कर्नाटक जैसे राज्यों में दलित महिलाओं को, उस समय दलित मतलब कि कहिए कि उसमें हम लोग सारे लोग आते थे। उस समय दलित वर्ग तो था भी नहीं, शूद्र वर्ग था। और शूद्र में हम तमाम लोग आते थे। ओबीसी जो आज है तमाम लोग शूद्र वर्ग में आता था। स्थल ढकने का अधिकार नहीं था। आपको स्थल को खुला रखना है और उसके लिए टीपू सुल्तान ने सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। तब लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये तो ब्राह्मण विरोधी है, तो हिंदू विरोधी है। वो हिंदू विरोधी कहा था, वो जो ब्राह्मणवादी विरोधी था, मनुवादी विरोधी था, जिस नियम के तहत हमारे महिलाओं को स्थल ढकने का अधिकार नहीं था। ये केरल या कर्नाटक, केरल कर्नाटक दोनों के इस सीमा पर कहिए, सीमावर्ती इलाके में ये घटना है। तो हम लोगों को मुस्लिम से बराबर ये मुस्लिम को आगे कर दे रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हम कर सके और अपना वोट बैंक हम बना सके। मुस्लिम कहीं पर दोष नहीं रहा। खासकर अब यूजीसी की बात आती है। 2012 में सरकार ने ऐसा समझा होगा कि उत्पीड़न हो रहा है
दलित के साथ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ, ओबीसी के साथ। उस समय ओबीसी नहीं था। 2012 में जो इक्विटी कमेटी बनी जी, उसमें यही दो थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC ST थे। और घटना जब लागू था, क्या बना हुआ था, अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर मानने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं है। नहीं, आपकी इक्विटी कमेटी बन गई 2012 में। 2016 के 17 जनवरी 2016 को रोहित बोमिला, जो आप ही के तरह शोध कार्य कर रहा था और मानसिक उत्पीड़न के साथ हैदराबाद विश्वविद्यालय में उसको आत्महत्या करना पड़ा। कर्नाटक में पायल तड़वी MBBS की वो छात्रा थी, उत्पीड़न में उसको हत्या करना पड़ा। तो कोर्ट पर थोड़ा सा प्रेशर आया, सरकार पर भी प्रेशर आया और उसने समझा कि ये कानून बहुत प्रभावी नहीं है, इसलिए इसको मॉडरेट किया जाए और ठीक से UGC एक्ट बनाया जाए। और उसमें दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई और दिग्विजय सिंह ने ऐसा अनुभव किया कि केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही नहीं, OBC भी इसके शिकार हो रहे हैं और उसने OBC को उसमें जोड़ने का काम किया। उसमें वैसी कोई बात नहीं है जिस पर इतना तांडव लोग मचा रहे हैं, इतना तांडव मचाने का कोई मामला नहीं है। उसमें आपके जो कमेटी इक्विटी कमेटी है उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। हायर एजुकेशन में अगर कॉलेज है तो उसके प्रिंसिपल हुए, यूनिवर्सिटी है तो उसके VC हुए, 3 आपके लोग हुए जो प्रोफेसर हैं वहाँ पर। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के आंकड़े को देखिए, 97% लगभग स्वर्ण है। तो उसके लोग जब रहेंगे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहेगा, तो इस एक्ट का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसी बिंदु पे उन लोग का हाँ, इसी बिंदु पर है। तो आप बात समझिए, जैसे महिलाओं के रक्षा के लिए आपका वुमेन कमेटी बना, तो वुमेन कमेटी बना तो उसमें तो केवल महिलाएं हैं। जितने आयोग का गठन हुआ, अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ तो अति पिछड़ा के लोग हैं, स्वर्ण आयोग का गठन हुआ तो स्वर्ण आयोग के लोग हैं, पिछड़ा का गठन हुआ तो पिछड़ा के लोग हैं। तो भाई जब इसमें वही लोग हैं, लेकिन ये जो कमेटी बनी है इक्विटी कमेटी, तो इसमें तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो क्या दलित ही होंगे क्या? जो प्रोफेसर है वे दलित होंगे क्या? वे OBC होंगे क्या? हमारी आबादी ही कितनी है? अब तो केवल मामला उन लोग को ये दिक्कत है कि हम बाहर के लोगों को भी रख सकते हैं अगर इक्विटी कमेटी सब नहीं है, और वकील रख के इस मामले को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये उनके तकलीफ का कारण है। जैसे होता ही, आप मगध विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़े होंगे, अब तो स्थिति बदल चुकी है। स्थिति ये थी कि कोई OBC के लोग, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग मेस में खाना नहीं खाने जाते थे। मगध विश्वविद्यालय में कब की बात है? आपका 83-84 की बात है, जिस समय बबन सिंह सब छात्र संघ का यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे जी। अगर कोई OBC जाता था या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जाता था तो उस समय जो कलम हुआ करते थे, स्याही वाली कलम होती थी, तो इस तरह से वो छिड़क देते थे, आपका कपड़ा खराब हो जाता था। आपको जाति सूचक नाम से या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आपको डिमोरलाइज किया जाता था, मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। ये मगध विश्वविद्यालय की बात है। आप सोचिए कि जब यहाँ पर कोई भी आदमी जो मॉडरेट क्वेश्चन मिलता था, यहाँ के लोग लगभग नहीं के बराबर गोल्ड मेडलिस्ट होते थे या किसी भी डिपार्टमेंट के टॉपर हुआ करते थे। केवल एक उपेंद्र नाथ वर्मा उस समय केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे, बहुत बवाल मचा था उस पर, जबकि उनके पिताजी खुद रामप्रसाद बाबू प्रोफेसर थे। या अभी भी विजय बाबू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। जब क्वांटम फिजिक्स में इनको बहुत ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर आया, तो घनश्याम सिंह उस समय हुआ करते थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स के, रीचेक कराया गया इनकी कॉपी को। एक कमेटी बनी और कमेटी ने फिर से कॉपी को जांचा और उसके टेबलेशन का उसने निरीक्षण किया
लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जिनका नंबर था उतना नंबर रहा। तो ये घटनाएं मगध विश्वविद्यालय में होती मतलब रीचेकिंग इसलिए की गई क्योंकि ओबीसी ये ओबीसी थे, उन लोग उनके अगर कोई परिवार के लोग होते तब तो ऐसा कहाँ कोई मामला था, वैसा तो कोई मामला था नहीं। कोई बच्चे टॉप नहीं करते थे ओबीसी के, कोई बच्चे टॉप, ये तो कहिए कि छात्र आंदोलन हुआ, बहुत सारे बैकवर्ड के लोग वहाँ पर आंदोलन किए, लोकल लोगों का सपोर्ट मिला, तब वहाँ के लोग अब आराम और चैन से मगध विश्वविद्यालय में घूम रहे हैं, अति कर रहे हैं। तो अभी भी यूजीसी का जो विरोध हो रहा है तो इसका और विरोध होना चाहिए। 19 मार्च को शायद इसका फिर से डेट है, स्टे लगाया उसके हाँ उसके फिर से सुनवाई है 19 मार्च को। तो 19 मार्च के पहले आंदोलन होना चाहिए और हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए और सड़कों पर होना चाहिए, जन आंदोलन का ये रूप लेना चाहिए। कितना दिन आंदोलन, जैसे सरकार ने यूजीसी एक्ट लाया, 3 दिन से 4 दिन स्वर्ण लोगों ने आंदोलन किया होगा और बहुत व्यापक आंदोलन भी नहीं रहा, लेकिन कोर्ट के मिली भगत से उस पर स्टे लगा दिया गया कि हालात बिगड़ने की स्थिति है, इसीलिए इस पर अभी रोक लगा दिया जा रहा है फिलहाल। ऐसी कोई घटना नहीं थी। कोर्ट के द्वारा बोला गया कि समाज में विभेद फैलाने वाली यह नीति है, समाज में विभेद फैलाने वाला ये एक्ट है। और जब रोहित बोमला मरा तो समाज में विभेद फैलाने वाला एक्ट नहीं था, जब पायल तड़वी मरी तब वो घटना नहीं था, जब यहाँ के लोगों को मेस में खाने नहीं दिया जाता था वो घटना नहीं था। ये रिपोर्ट आपको कह रहा है, जो कांग्रेस दिग्विजय सिंह का जो रिपोर्ट बना, और वो उनका कहना है कि केवल SC ST नहीं, ओबीसी के साथ भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि सारे वही लोग हैं। आपको कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज लगभग वही लोग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगभग वही लोग हैं, तो हमारे साथ नहीं कैसे भेदभाव हो रहा है। आप हाल में ही लेक्चरशिप की बहाली हो रही थी, आप देख लीजिए कि रिटेन में उनका कितना पॉइंट बन रहा है और साक्षात्कार में उनको कितने नंबर मिले हैं। आप बीपीएससी की बहाली हो रही है, अब देखिए कि हमारे लोगों को साक्षात्कार में कितने नंबर मिल रहे हैं और रिटेन में कितने नंबर हैं। स्थिति तो आज ये है कि ओबीसी या ईबीसी के लोग ज़्यादा नंबर ला के छट जा रहे हैं और कम नंबर ला के ईडब्ल्यूएस वाले बहाल हो जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला, कोई ओबीसी का लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लोग कोई विरोध किया क्या? और हमारे नीतीश कुमार जैसे शहंशाह मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहला राज्य है जो ईडब्ल्यूएस को इन्होंने आरक्षण दिया। तो इससे कहीं पर कोई विभेद नहीं पैदा हो रहा है। हमको न्याय ये मिलेगा कि हमारे बच्चे निश्चिंत होकर और निर्भीक होकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ सकेंगे और विकास कर सकेंगे। सर, सवाल स्वर्ण छात्रों का है और स्वर्ण लोगों का कि ऐसा तो मान लिया गया है कि अगर यूनिवर्सिटी में या उच्च शैक्षणिक संस्थानों में किसी के साथ भेदभाव होता है तो वह स्वर्ण छात्र ही करेंगे। तो इसी बिंदु पे उन लोग का है कि कैसे पूर्वाग्रह ग्रसित, कैसे मान लिया गया कि हम ही करेंगे, मेरे साथ भी तो ओबीसी वाले लोग कर सकते हैं, एससी वाले कर सकते हैं, एसटी वाले। चोरी के खिलाफ अगर कोई एक्ट बने, जो चोर नहीं है उसको क्या डर है उसका? कोई हत्या के खिलाफ अगर कोई एक्ट बने कि कड़ी से कड़ी सजा दे, जो हत्यारा नहीं है उसको क्या डर है? तो स्वर्णों को ये डर है क्योंकि ये करते आ रहे हैं, ये उत्पीड़न करते आ रहे हैं, लोगों के साथ भेदभाव करते आ रहे हैं, अच्छे नंबर ना मिले, साक्षात्कार में अच्छे नंबर ना दिए जाएं, ये सारे काम जो वे करते आ रहे हैं, तो इस एक्ट से तो तकलीफ उन्हीं की होगी ना। हमारे लोग को क्या तकलीफ है उससे? कई लोग इसे मंडल 2 का संज्ञा दे रहे हैं। मंडल 2 कैसे आप देखते हैं, क्या सही है? मंडल के आयोग, आप बात समझिए, जब मंडल आयोग लागू हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब लागू किया उन्होंने, यही भाजपा के लोग के साथ गठबंधन में सरकार थी केंद्र में, समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा देने का काम किया। कोर्ट में यह मामला गया, 2 साल तक कोर्ट में होने के बाद ये आपका लागू हुआ। ईडब्ल्यूएस अगर होता है
तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं होगा, तुरंत आपका लागू हो जाएगा। लेकिन अगर मंडल कमीशन आता है तो उस पर पूरा आंदोलन होगा पूरे देश में। आप लोग तो नहीं होंगे, उस समय हम लोग आंदोलन का हिस्सा बने थे। चाहे बिहार में आरक्षण हो या केंद्र में आरक्षण हो। बिहार में जब आरक्षण कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, इतनी अभद्र अभद्र गालियां उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को दिया जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्यों? तुम्हारा 10% तुम्हारी आबादी है, 10% तुमको आरक्षण मिल गया। हम लोगों ने तो कोई हल्ला नहीं किया। हमारी 52% आबादी है। हम लोग को तो ये मांग करना चाहिए कि हमारे आरक्षण के दायरे को 52% बढ़ाया जाए। कोर्ट ने क्या कहा था उस समय कि आरक्षण का दायरा 50% से आगे नहीं बढ़ेगा। और जब EWS को उन्होंने आरक्षण दिया तो 50% का दायरा कब का पार हो गया ना। उस समय कोर्ट का नियम, उस समय संविधान कहाँ चला गया था। संविधान में संशोधन हो जाएंगे उस समय। ये तो गजट नोटिफिकेशन है ना, ये आपका केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन था यूजीसी के द्वारा। तब इतना आपको लगाने की क्या जरूरत थी। ये तो मामला हुआ कि 2012 में लागू हुआ। आनंद फानन में इसको इसलिए ने किया इन लोग कि रोहित बोमिला की बात 2 साल के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और तब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि सही में नियम कानून में कोई न कोई गड़बड़ी है, न्याय नहीं मिल पाया है। क्योंकि सरकार के वकील और जो विपक्ष के वकील होंगे, तो विपक्ष के वकील तो तरह तरह के आरोप लगाए होंगे। तो कोर्ट को ये अनुभव हुआ होगा कि सही में इसके साथ अन्याय हुआ। तो कोर्ट के निर्देश पर ये कमेटी बनी, जो 2026 की जो कमेटी बनी, क्योंकि 15 को सुनवाई था रोहित बोमिला की मां जो केस की थी। आनंद फानन में 13 जनवरी को इन लोगों ने एक्ट बनाया 2026, और हड़बड़ी में बनाए तो कुछ इधर उधर कर दिए होंगे। और वो विवाद तो जानबूझ के सब प्रायोजित है कि हम ये एक्ट लागू करेंगे, तुम लोग इसका विरोध करेंगे, विरोध करो। कोर्ट पहले से ही तैयार है एकदम कलम कागज लेके कि इस पर हम रोक लगाएंगे। तो मामला यहाँ पर है। मंडल कमीशन के साथ भी वही हुआ था जो आज यूजीसी एक्ट के तहत हुआ। कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अगर अपना पक्ष, जो सोलिसिटर जनरल होते हैं, अगर उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा होता तो सुप्रीम कोर्ट रखा ही नहीं। अटॉर्नी जनरल जो होता है जी लाखों रुपया पेमेंट पाता है, और एक गजट नोटिफिकेशन था केंद्र सरकार का जी। एक शब्द इन्होंने, जब वो रोक लगा रहा था कोर्ट, एक शब्द इन्होंने नहीं बोलने का काम किया है। एकदम चुपचाप मौन समर्थन कर दिया। तो इससे तो ये लगता है ना कि केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो ये सब जो पूरा जो माजरा हो रहा है, जो बीजेपी या केंद्र सरकार दिखलाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम ओबीसी के लिए हमारे सीने में हमदर्दी है, काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ दिखावा है या फिर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? ये सब केवल वोट बैंक की राजनीति है। मध्य प्रदेश में कहने के लिए से तो ओबीसी का मुख्यमंत्री है, क्या ओबीसी को वहाँ न्याय मिल रहा है आरक्षण में? कहने के लिए आपके प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं। तो आज तक जब भी ओबीसी के हित की बात होती है तो ये लोग मौन क्यों लगा लेते हैं? ये चूंकि आरएसएस इनकी मातृ संस्था है और उसके निर्देश पर मोहन भागवत इनके आका हैं। मोहन भागवत जो कहेंगे वही इन लोग करेंगे। केंद्र सरकार तो मजबूर है। ये तो केवल वोट बैंक के लिए या पब्लिक में ये बात लाने के लिए कि आपके ओबीसी से ही हमने प्रधानमंत्री बना दिया, हमने शेड्यूल ट्राइब से ही आपका राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन इन लोग अपने हिसाब से चल नहीं पाते हैं। ये लोग चलाए जा रहे हैं, सब रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। यहाँ से बैटरी दबावेगा आरएसएस, उसी के अनुसार ये चलेंगे। बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़। इनसे ओबीसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और एक आज़ादी की जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी, फिर से एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और हमारे आपको क्या लगता होगा कि 80% ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि यूजीसी एक्ट क्या लाया गया और
कैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो कुछ चंद बुद्धिजीवी 5% 2% लोग हैं, ये सड़क पर हैं। जिस दिन आपके 85-90% लोग सड़क पर आ जाएंगे, और वो सड़क पर कब आएंगे? जब उनको समझाया जाएगा। उनके समझाने का जिम्मा किनको है? जो सामाजिक संगठन के लोग हैं। तो सामाजिक संगठन के लोग तो आजकल माला पहनने में खाली लगे हुए हैं। सामाजिक संगठन, हर जात का संगठन बना हुआ है, लेकिन कोई जात खुल के इस पर बोल कहाँ पा रहा है, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं है इस बात का, इसीलिए वो सब मौन लगाए हुए हैं। एक चीज़ और, हाँ, जब नोटिफिकेशन जारी की गई, जब गजट में सारा कुछ हुआ 13 जनवरी के, और 2, 3, 4, 5 दिनों तक ऐसा सोशल मीडिया पे देखने को मिला, सुनने को मिला कि जिसे प्रधानमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट के से नवाजते थे, कहते थे, उनको भी कई लोग जाति सूचक शब्द से प्रयोग करने लगे। मनुवाद अंदर से जाग चुका होगा। जो लोग विरोध कर रहे थे यूजीसी का, मनुवाद कहीं न कहीं उनके दिल दिमाग में उठा होगा, और लगता होगा साला ये तेली था इसीलिए ऐसा कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को बहुत गाली दिया जाति सूचक शब्दों से। ये तो गाली देना आम बात है, और मोदी भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, या जनता को भी समझने की जरूरत है कि मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, सरकार आरएसएस चला रहा है। उसके हिसाब से जरा भी आप गलत इधर उधर होइएगा तो आपको जूता मारेंगे, आपको गाली देंगे, माँ बहन की गाली देंगे, आपको जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं खासकर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, कि आप, बहुत सारे लोग एमपी हैं, बहुत सारे लोग मंत्री हैं, तो आप अपनी काम को आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने समाज की, जिसके नाम पर आप वोट ले रहे हैं, उनके भलाई की बात आप नहीं सदन में कर रहे हैं। आपको केवल कुर्सी से मतलब है, आपको कुर्सी दे दिया गया, आप मुख्यमंत्री बने हैं, ऐशो आराम से हैं, कहाँ आप कर पा रहे हैं? नीतीश कुमार को तो बोलना चाहिए था इस पर, यूजीसी एक्ट पर बोलना चाहिए था, और भी जितने ओबीसी के हैं उन लोग को बोलना चाहिए था इस मुद्दे पर। कहाँ बोल रहे हैं? सारे लोग मौन लगा के बैठे हैं। समाज का कल्याण हो जाएगा क्या इससे? ओबीसी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, ओबीसी के नाम पर आप वोट लेते हैं, और ओबीसी के हित की बात है तब आप मौन है। सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। सही में लोकतंत्र में जो सामाजिक जागरूकता है, हमारे ओबीसी शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने नहीं किया। खासकर हम शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट को तो हम मानते भी हैं कि वो कुछ जागरूक है। उनके लोग चाहे काशीराम हो, बामन मेश्राम हो, या आज के दिनों में चंद्रशेखर रावण हो, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी सबसे ज्यादा मौन है। ओबीसी एकदम सड़क पर नहीं उतर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमको लाभ मिल जाएगा या हम वहां पर कामयाब हो जाएंगे। अरे तो ओबीसी तो सबसे ज्यादा मारे जा रहे हो। आपको रिजर्वेशन के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कम से कम कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं भी। आपकी संख्या कितनी है? 1% भी तो नहीं होगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं पूरे देश में, जिसमें 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में स्वर्ण जाति के लोग कुलपति हैं, वीसी हैं। हाँ, तो वही तो कहे 1% भी आप नहीं है, और वो भी के बावजूद भी ओबीसी मस्त है अपने आप में। तो ओबीसी को जागने की जरूरत है। ओबीसी के लोग सड़क पर नहीं उतर रहे। हम ओबीसी के लोगों से आह्वान करते हैं कि आप सड़क पर उतरिए, आपकी जरूरत है। क्या आप कुछ प्लानिंग किए हैं इस पे? यूजीसी का नया गाइडलाइन जारी किया गया है, समाज के बीच में कैसे जाइएगा, लोगों को कैसे जागरूक कीजिएगा, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आपके शिक्षाविद भी जाने जाते हैं, और राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव था उसको भी अभी आपने त्याग दिया, तो आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है इस पे? कैसे लोगों को समझाइएगा? बार बार कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं समाज के लोगों को, खासकर ओबीसी और ईबीसी के लोगों को। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हमसे बेहतर स्थिति में है और बेहतर आंदोलन कर भी रहे हैं। हम बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं 2-4 दिन के अंदर, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या बुद्धिजीवी लोग हों समाज के, और उनसे हम ये प्रश्न भी करना चाहते हैं कि आपकी चुप्पी क्या दर्शा रही है।
क्या आपको इस पर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल करेगी कि यूजीसी एक्ट पर जब विरोध हो रहा था या यूजीसी एक्ट के समर्थन में जब आंदोलन हो रहे थे, तो आपकी स्थिति क्या थी, आपका रोल उसमें क्या था? इसलिए हम लोगों से मिल के इस बात को शीघ्र ही 1 सप्ताह में हम कुछ योजना बनाना चाह रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर ये जो गाइडलाइन जारी की गई थी, अगर सही मायने में इसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लागू कर दी जाती तो ओबीसी वर्ग के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए हितकारी होता? इसलिए बहुत हितकारी होता कि एक तो हमारे बच्चे निर्भीक होकर और जितना मेरिट है उतना उनको रिजल्ट मिलता। हमारे लोग अगर दबाए नहीं जाते प्रोफेसर्स के द्वारा या कॉपी जांचने में या पैरवी करने में, हमारे लोग कहीं न कहीं दबाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग नहीं अगर दबाए जाते तो हमारा विकास और ज़्यादा होता शैक्षणिक स्थिति। मैं स्वयं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और वहाँ पर श्याम लाल जी आपको महार समाज के प्रोफेसर थे। मैंने कई बार स्टूडेंट को गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो हमारे सहपाठी स्टूडेंट थे, उन लोगों ने कई बार उनको बेइज्जत करने का काम किया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे। मेरिट उनको कम नहीं थी, सत्यनारायण पांडे से उनको ज़्यादा बुझाता था, आर.डी. उपाध्याय से ज़्यादा बुझाता था, लेकिन चूंकि वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे इसीलिए उनको वहाँ के बच्चे भी नहीं समझते थे। जब बच्चे प्रोफेसर को नहीं समझ रहे हैं तो प्रोफेसर या बच्चे को क्या समझेगा? उनका तो शोषण होगा ही। लास्ट सवाल, आज के युवा पीढ़ी, जिस चीज़ का हमने जिक्र किया, आपने भी बताया, मंडल 2, मंडल कमंडल की राजनीति, जिसे राजनीति का संज्ञा दी जाती है, लेकिन असल मायने में उस शैक्षणिक संस्थानों में कैसे आरक्षण दी जाए इसकी बात की जाती है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसको आज के युवा इस चीज़ को समझ सके, जान सके, बता दीजिए कि मंडल आयोग क्या था, वो क्यों जरूरी था? मंडल आयोग क्योंकि हम लोग को जितनी अभी भी जैसे जितना हम लोग की आबादी है, हमारे लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा था और आरक्षण नहीं मिलने के चलते हम पिछड़ते जा रहे थे। क्योंकि हर जगहों पर स्वर्ण का बोलबाला था, सारे जो बहाली करने वाले लोग थे वही लोग थे और हमारे लोगों को कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना लगाकर उनको हटा दिया जाता था और अपने लोगों को बहाल कर लिया जाता था। हम लगातार पिछड़ते जा रहे थे, तो समान अवसर करने के लिए, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर साहब ने इसलिए किया था कि जो वीकर सेक्शन है किसी भी समाज का, या ओबीसी का हो या शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, जो जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी में आपको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो हम भी बराबर का हिस्सा ले सकें और हम भी भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। और इसमें वे लोग अवरोधक बने हुए थे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि समान अवसर मिल सके, हम आगे बढ़ें। लेकिन इन लोगों की मंशा नहीं रही। अगर ये मंशा होती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार को ये लोग गिरा नहीं दिए थे, कोर्ट में नहीं दायर किए होते और 2 साल बाद उसका फैसला आया होता। तो ये भेदभाव लगातार किया जा रहा है और आरक्षण की व्यवस्था थी। आरक्षण में जिस तरह का आंदोलन चला था और उसमें तमाम ओबीसी के लोग एक हुए थे, उस तरह के आंदोलन की ज़रूरत है अभी भी। आज भी वही आंदोलन की ज़रूरत है। आज भी आपकी हकमारी हो रही है उच्च शिक्षण संस्थानों में, उस समय भी नौकरियों में आपका शोषण हो रहा था। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तब आप नौकरी कैसे पाएंगे? इसलिए आपको मंडल कमीशन के लिए जिस तरह से आंदोलन हुआ उसी तरह से या उससे और भी व्यापक आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जो युवा वर्ग हैं, हमारे युवा वर्ग बहुत कुछ बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए कि इतिहास को उन लोगों ने अध्ययन नहीं किया कि उनके पुरखों ने कितना आंदोलन किया उनको आगे बढ़ाने के लिए। चाहे अंबेडकर साहब हो या ज्योतिराव फूले साहब हो
चाहे और भी बहुत सारे जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि समाज शिक्षित बने और समाज शिक्षित बन के आगे बढ़े और हक और हिस्सेदारी ले सके। आज भी मंडल कमीशन में भी हक और हिस्सेदारी नौकरी के माध्यम से ले रहे थे। आपकी हक और हिस्सेदारी भी ली जा रही है, इसमें आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। मेरा बेटा क्लैट का किया था कंपटीशन जी, अगर लागू होता सही ढंग से तो टॉप यूनिवर्सिटी में, जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी था बंगलोर में, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बंगलोर, उसमें उसका एडमिशन होता। लेकिन क्या प्रावधान लाया इन लोगों ने, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल का वो टेस्ट था, तो ऑल इंडिया लेवल पर उसको लागू होना चाहिए। उसने कहा कि आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार में चाणक्य के अलावा कौन सा विश्वविद्यालय था? ला यूनिवर्सिटी। चाणक्य विश्वविद्यालय का उस समय बहुत अच्छा पोजीशन नहीं था। जब हमारा ऑल इंडिया लेवल का हमने कंपटीशन कंप्लीट किया और भारत स्तर पर हमारा आरक्षण है, तो हमको फिर दूसरे जगह के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण क्यों नहीं मिला? मतलब बिहार से बाहर शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन नहीं हुआ। मेरे साथ ये घटना है, मेरे बेटे के साथ ये घटना है। उसको फिर NUJS कोलकाता में मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ, 3rd रैंक का कॉलेज था, लेकिन उसको तो 1st रैंक में जाना चाहिए था, क्योंकि हम आरक्षण कोटे से आते थे। हमने OBC का लगाया भी था सर्टिफिकेट, नहीं आरक्षण मिला। तो आरक्षण आपका दबा दिया जाता है कहीं न कहीं भेदभाव। नहीं, कई लोग ये समझते हैं कि चलिए हम पढ़ लिख गए, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये जो UGC क्या है, हम आंदोलन में क्यों शरीक हुए हैं, हमको इससे क्या लेना देना है। तो कहीं ना कहीं वो आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य के आपके बेटे ही नहीं पढ़ पाएंगे। आपके बेटे को जो शिक्षा मिलना चाहिए वही शिक्षा नहीं मिल पाएगा। आप लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो टॉपर होते थे यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में, उनको हटा दिया गया ना, दिल्ली विश्वविद्यालय से उनको निकाल दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो आवाज उठा रहे थे, OBC का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब के अधिकार की बात उठा रहे थे। उनको जब हटा दिया गया तब भेदभाव नहीं क्या होता है। ये कौन कह रहा है कि भेदभाव नहीं हो रहा है और आपके साथ नहीं होगा? आपके बच्चे, बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं, लेक्चरशिप में, रिटन में अच्छा नंबर लाए और छाट दिए गए, भाई में आपको क्रश कर दिया गया, नंबर नहीं दिया गया। भेदभाव नहीं कैसे हो रहा है और आपके बच्चे कैसे सुरक्षित हो जाएंगे जब तक आंदोलन आप नहीं कीजिएगा? आरक्षण के बदौलत आप कहीं कहीं पर EBC का नीतीश कुमार ने किया, कुछ लाभ मिल रहा है, पंचायत अथी में हो रहा है, या बिहार के नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तब आपके EBC को लोग कई जगहों पर फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो OBC वर्ग के लोग हैं केवल कमाने खाने में व्यस्त हैं। अच्छा कपड़ा पहन लिए, अच्छा खाना खा लिए, चलिए बढ़िया मोटरसाइकिल पर चढ़ लिए, उसके बाद तो उनको कुछ कहना ही नहीं। यही शायद उनको लगता होगा कि चरम पर हम पहुंच गए उन्नति के। उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ही ने कहे कि 45 में 38 हुए हैं, बिल्कुल स्वर्ण जाति के लोग हैं। ये तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है जी। आपके आज भी देखिए कितने प्रिंसिपल हैं, बहुत कम प्रिंसिपल है। ऐसे बिहार में भी कितने VC आपके हैं, बहुत कम है। और जो हैं भी वो खुल के आपको नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की संख्या, लेक्चर प्रोफेसर की संख्या भरी हुई है उनकी, और वो आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अभी व्यापक जन आंदोलन चलाने की जरूरत है। एकदम संपूर्ण क्रांति जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव का उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे लोग मुखर नहीं है और हमारा विरोधी कम संख्या होते हुए भी मुखर है। जैसे आप तो कम से कम हमारी बात सुन भी रहे हैं। सारे मीडिया को आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है, इसलिए कि हमारी बात को कहने वाला कोई भी नहीं, हमारी बात को सुनने वाला भी कोई नहीं, हमारी बात को प्रचारित करने वाला भी कोई नहीं है। उनकी बात को तो पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं का है, हाईजैक किए हुए है। तिल को ताड़ू बना देगा और हमारे ताड़ को तिल बना देगा। हमारे लोग को सारे क्षेत्र में आना चाहिए। ये तो
हम सोशल मीडिया को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग कुछ बोल भी पा रहे हैं, हमारी बात कुछ जगहों तक पहुंच भी रही है। आपके कितने मीडिया हाउस हैं? नहीं के बराबर है। उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होते हैं। तभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार जी को, जिन्होंने एक एक बिंदु पे चर्चा की, बताया और समझाने की कोशिश की कि आखिर 90 की दशक में जब मंडल आयोग के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा जब मंडल सिफारिश को लागू करना था, तो कैसे मनुवादी सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा उनकी सरकार को गिरा दी जाती है और उसके बाद विरोध में कमंडल का और मंडल का राजनीति शुरू होती है। और आज जब यूजीसी गाइडलाइन जारी की गई, समानता की बात की जा रही है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, तो वही मनुवादी लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है। इसके बाद भी एसी एसटी कुछ जागे हुए हैं, लेकिन अब भी चीर निंद्रा में ओबीसी सोई हुई है। तो चीर निंद्रा से जगाने का एक प्रयास कर रहे हैं प्रोफेसर कौशलेंद्र प्रसाद सिंह। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। और यूजीसी के नए प्रावधान लाए गए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, यह आपके हितकारी में है कि आपका ये विरोध में किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को आप सही मानते हैं? इसके बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।